यस एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम जो है अभी सीए फाउंडेशन के हमारे इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमारा कैप्सूल बैच दोस्तों चल रहा है, जिसमें जो है हमने काफी सारे चैप्टर्स आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। और आज हम हमारे इस सेशन में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवाइज करेंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे कवर होंगे हमारे इस सेशन में। एमसीक्यूज जो है ये सेशन में जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उस पे से ही एमसीक्यूज एग्जाम में बनने वाले हैं। तो इस सेशन को बहुत ज्यादा अच्छे से देखें, बहुत बढ़िया आपका रिवीजन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सेशन है इसमें मैं मेरे ये अभ्यास नोट्स यूज करूंगा, जिसको मैं लास्ट डे रिवीजन के लिए भी सबसे बेस्ट हमारे नोट्स होता है अभ्यास नोट्स। इसमें मैं क्या करता हूँ, पूरे का पूरा इकोनॉमिक्स का समरी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है और फिल इन द ब्लैंक के रूप में दिया है, ताकि जो है आपकी मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ साथ ही यहाँ पे चीजें लिख पाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कवर अप करने हैं। ठीक है ना, इसका जो नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवाया हुआ है, आप इसे प्रिंट करें एंड मेरे साथ जो है बहुत बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। ये जो हमारा अभी कैप्सूल रिविजन बैच चल रहा है उसका दोस्तों ये क्यूआर कोड है, तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है हमारे कैप्सूल रिवीजन बैच को एक्सेस कर सकते हैं। उसका रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, नोट्स का लिंक डाल दिया है। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सर्च कीजिए, ये आप क्यूआर कोड को स्कैन करो या टेलीग्राम पे सर्च करो @CAMV सर, तो आपको जो हमारा चैनल मिल जाएगा। एंड आगे जाके दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सीए फाउंडेशन पास हो जाओ, ताकि आगे जाके सीए इंटर में एफएमएसएम आप मुझसे पढ़ सके। बहुत ही बढ़िया तरीके से एफएमएसएम भी हम पढ़ेंगे हमारे आगे सीए इंटर में। यस, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा, पूरा एंड तक इस वीडियो को आपको देखना ही देखना है। इसे क्लियर मुझे बताइए, कम ऑन। ओके, डन डन, लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि मैं यहाँ पे पेज नंबर 1.1 पे हूँ, ठीक है ना, आ जाएंगे जल्दी। चलिए ओके, सबसे पहली बात बोलते हैं 2 फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। तो आपका एमसीक्यू आ सकता है ये। याद रखें कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ये 2 बेसिक फंडों पे बना हुआ है कि हमारे वांट्स कैसे होते हैं। हमारे वांट्स होते हैं अनलिमिटेड, और हमारे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिलेटिवली लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, सो रिसोर्सेज आर व्हाट, रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केर्स, है ना। रिसोर्सेज और मीन्स आर व्हाट, दे आर रिलेटिवली स्केर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना। तो रिसोर्सेज का क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या, हम मल्टीपल जगह जो है सेम रिसोर्स, जैसे कि पैसा, मैं पैसों से जो है घर भी खरीद सकता हूँ, मैं पैसों से कार खरीद सकता हूँ, है ना। तो इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इसलिए हमें चुनना पड़ता है। देयरफॉर वी आर फॉरएवर, देयरफॉर वी आर फॉरएवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस, हमें हमेशा चुनना पड़ता है कि पहले कौन से वांट को पूरा करें। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें तो बोलते हैं देयरफॉर वी चूज टू सेटिस्फाई ओनली सम ऑफ आवर वांट्स, है ना, क्योंकि हमारे सारे वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, वांट्स बढ़ते ही जाते हैं, और रिसोर्सेज हमारे स्केर्स है, लिमिटेड है। ठीक है ना बात, ओके। तो स्केर्स का मतलब लिमिटेड है, आप सबको ऑलरेडी पता है। चलिए, और इसको ही हम प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी बोलते हैं। वांट्स लिमिटेड, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आगे बढ़े, बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी जो है इट इज फेस्ड बाय एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो हर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में, हर कंट्री में, हर सोसाइटी में वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड होते ही होते हैं। और इसे इसलिए बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये कहानी घर घर की, है ना, मतलब हर जगह ये प्रॉब्लम होता है, राइट। और इससे ही इसका जो नाम है वो डिराइव होता है, बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ओइकोनोमिया, है ना, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ऐसा लिखो, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है वर्ड ओइकोनोमिया। ठीक है ना, ओइकोनोमिया। और ये ओइकोनोमिया वर्ड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, की है हर घर में कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे अनलिमिटेड वांट्स को बेस्ट वे में पूरा करते हैं। सो दस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस, बाय विच द रिलेटिवली मतलब क्या, वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है ना, तो रिलेटिवली स्केर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो वांट्स के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो हाउ द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई आर कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स, तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेंगे, यही इकोनॉमिक्स हमें बताता है। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते थे, इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट को बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है ना,
पॉलिटिकल इकोनॉमी। आगे बढ़े, बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है बताइए। बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है आपके एडम स्मिथ भाई साहब। ये एडम स्मिथ भाई साहब ने जो है एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक कब लिखी थी उन्होंने? 1776 में लिखी थी, ठीक है ना। हाँ, ये सब एमसीक्यू आता है, जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना, सब एमसीक्यू वाले पॉइंट्स है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है। आपको बोलेंगे वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया था, तो याद रखें एडम स्मिथ भाई साहब ने दिया था वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगली बात देखेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ, ये किसने बोला था, तो याद रखें ये बोला था भाई जे.बी. सेन ने। तो अगर आपको पूछा वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया, एडम स्मिथ। आपको पूछा साइंस विच डील्स विद वेल्थ किसने बोला, जे.बी. से, ठीक है ना। आपको एक और सवाल आता है कि एडम स्मिथ ने जो वेल्थ डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, उसका लिमिटेशन क्या था, उसकी कमी क्या है, उसकी कमी थी नेग्लेक्ट ऑफ इममटेरियल सर्विसेज, है ना। मतलब कि सर्विसेज को इग्नोर करते थे, सिर्फ फिजिकल नेचर के गुड्स से जो वैल्यू जनरेट होती है उसको इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते थे एडम स्मिथ। अगली बात है वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स किसने दी थी, याद रखें एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने दी थी ये वेलफेयर डेफिनेशन। आगे स्केर्सिटी डेफिनेशन जो है ये दी थी बेटा लियोनेल रॉबिन्स ने। तो हम इसे लियोनेल रॉबिन्स बोल सकते हैं या इसको रॉबिन्सन भी बोला जाता है ना। तो जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वैसे ही लियोनेल रॉबिन्स ही रॉबिन्सन है। इन्होंने स्केर्सिटी डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यही स्केर्सिटी डेफिनेशन होती है ना। ये डेफिनेशन क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ उतना याद रखें। एंड इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब कि कौन से वांट्स, एंड्स मतलब क्या, हमारे वांट्स, है ना। तो हमारे कौन से वांट्स अच्छे हैं बुरे हैं उसकी बातें ये नहीं करता। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ठीक है। एंड ग्रोथ डेफिनेशन जो है बेटा वो दी थी पॉल ए सैमुएल्सन ने, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े, अगली बात बोलते हैं द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। बोलते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने से होता क्या है, हमारा एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होता है, हम लॉजिकली सोच पाते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। तो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मल्टीपल तरीके हैं तो उसमें बेस्ट तरीका कौन सा है वो चुनने में हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट हेल्प करेगा। बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। ये सब एमसीक्यू पॉइंट्स है, ठीक है ना, कि ज्यादातर इकोनॉमिक्स के इश्यूज हमारे कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स या सेवरल फोर्सेस, सेवरल मतलब क्या, मल्टीपल। बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय सेवरल फोर्सेस। एमसीक्यू पॉइंट है। आगे बढ़े, अगली बात है, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ के हमारे सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, आंसर है नहीं। बोलते हैं द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैनॉट ensure that all the problems will be appropriately tackled, but it enables a student to examine a problem in its right perspective। तो किसी प्रॉब्लम को सही नजरिए से कैसे सॉल्व करें उसमें हमें हेल्प करेगा, बट इकोनॉमिक्स से हमारे सारे प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं क्या, आंसर है नहीं, वरना आज तक तो हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़, अगली बात है, नेक्स्ट देखेंगे। बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में अभी अगला सवाल है। बोलते हैं डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। बोलते हैं डिसीजन मेकिंग मीन्स सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव मतलब क्या, ऑप्शन, सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना, प्लीज ध्यान देंगे। सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड, ठीक है ना। हाँ, एंड क्या बताइए, फ्रॉम क्या बताइए, फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। ये क्या बोल रहे, देखो जब हमारे सामने किसी काम को करने के 2 या 2 से ज़्यादा तरीके होते हैं तो उसमें से सबसे बेस्ट तरीके को चुनने के प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। बस इतना इसमें काम का है। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। बोलते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बोलते हैं जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, जब हम इकोनॉमिक्स के फंडों को हमारे कहाँ बताइए, हमारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाते हैं, इससे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो देखिए, बोलते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, द यूज ऑफ, बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, यूज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, राइट, यूज ऑफ बिजनेस क्या बताइए, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू क्या बताइए, टू मेक बिजनेस डिसीजंस। आपको बात समझ में आ रही है। तो बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए जब मैं इकोनॉमिक्स के फंडों को यूज करता हूं, इसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसने दिया था, एमसीक्यू आता है तो याद रखें, जोएल डीन,
क्या बोला मैंने? तो जोएल डीन भाई साहब ने जो है डेफिनेशन दिया था बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आगे बढ़े बोलते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को और क्या बोल सकते हैं? इसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, इसे हम मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। किसे बताइए? हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। अगला पॉइंट आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में बात आती है आय। आय का मतलब क्या है बताओ? इंडिविजुअल, है ना। आई मतलब क्या? इंडिविजुअल, ऐसा आपको याद रखना है। एंड ए का मतलब क्या है? एग्रीगेट। तो जब मैं इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब मैं एग्रीगेट लेवल पे एनालिसिस करता हूं इकोनॉमी का तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, कम ऑन जल्दी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ यूनिट्स, और ग्रुप ऑफ यूनिट्स रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड। मतलब कि यहाँ पे पूरे इकोनॉमिक लेवल पे बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल लेवल पे बातें कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हो जाती हैं। इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजंस एज टू हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेस, एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेस। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताइए, कम ऑन। अगली बात देखेंगे गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी as a whole, right? It analyzes what? It analyzes the overall economic environment, कि overall economy में क्या हो रहा है उसकी बातें यहाँ पे देखते हैं, overall analysis करते हैं हम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है, बताइए। इसका दूसरा नाम है एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, ठीक है ना भाई। ये जितने भी पॉइंट्स पूरा सारे के सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। बोलते हैं फ्यू एरियाज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद रखिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जो इनपुट्स आप यूज करते हैं अपने फैक्ट्री में गुड्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो इनपुट्स का, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या है, ये भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, पूरे इकोनॉमी में सब लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन है, कुछ प्रकार के लोगों का ही इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, तो अगेन ये क्या आ जाएगा बताइए? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताइए। ओके। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करूं तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन आपका जनरल प्राइस लेवल, है ना, जो कि आपका इन्फ्लेशन वगैरह की बातें बताता है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू, मतलब हमारे जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो, द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सवाल आएगा कि सेविंग्स, हमारे इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ रही है, कम हो रही है, ये कौन से प्रकार के इकोनॉमिक्स में आएगा? याद रखें, मैक्रो में आएगा, याद रखना है। द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, एंड फाइनली द लेवल ऑफ व्हाट? द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, किस रेट से इकोनॉमी ग्रो हो रही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बताइए? मैक्रो, ठीक है। चलो डन है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, की बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, ठीक है ना। ओके, ध्यान देंगे। बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस की तरह होता है ना। कौन सा साइंस? बोलते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, है ना। तो ये एमसीक्यू आता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है? साइंस की तरह। इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, है ना, ऑफ हाउ पीपल इन अ सोसाइटी फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अगली बात है, इट इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये ना बेटा, आपको ये PYQ, आपको पिछले ही अटेम्प्ट में ये सवाल आया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन डैश, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स ऑप्शन में था। तो वहां पे छोले भटूरो तुमको बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात यहाँ पे ज्यादातर करते हैं। लेकिन हमारे ओवरऑल एनवायरमेंट में भी क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हम कुछ फंडों को इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ये एक आर्ट की तरह होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम यहां पे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अपने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, उसके फंडों को। तो ये आर्ट की तरह है। सेम ये आर्ट वाला जो पॉइंट है ना, वही रिलेटेड होता है प्रैग्मैटिक से। तो प्रैग्मैटिक इन अप्रोच, याद रखें, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मैटिक इन अप्रोच, है ना। मतलब कि ये प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनरियलिस्टिक, है ना, या माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल,
राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत से हमारे जो फंडे हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, जो सिर्फ बुक्स में देखने को मिलते हैं, रियल लाइफ में उसे एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा हमारे बताइए, ये प्रैग्मैटिक इन अप्रोच होता है। आगे बढ़े, अगली बात है इंटर डिसिप्लिनरी। मतलब क्या, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट। मतलब कि हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ना, ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स की मदद लेता है हमारे क्या पता है बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, लॉ, मैथमेटिक्स, साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे चीज़ों को यूज़ करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसे इंटर डिसिप्लिनरी बोलते हैं। आगे बढ़े, अगली बात है ये नॉर्मेटिव इन अप्रोच होता है। क्या बताइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको एमसीक्यू आएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, नॉर्मेटिव, याद रखें, नॉर्मेटिव, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या, मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट्स जहाँ पे हम किसी फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, हम किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये हमारा हो जाता है क्या बताइए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ओके, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स याद रखें कि इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं किसी सिचुएशन को, ये होता है डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मैंने बोला कि 20 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कोई सजेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ कि 20 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे हम बताते हैं व्हाट इज द करंट सिचुएशन, है ना। तो व्हाट इज द करंट सिचुएशन, तो करंट सिचुएशन हम यहाँ पे बस डिस्क्राइब करते हैं, फैक्ट बताते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे बेटा हम कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि कल अगर आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है तो आपको जो है एटलीस्ट हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ करनी चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं आपको सजेशन क्यों दे रहा हूँ, आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, इसे बोलते हैं वेलफेयर के लिए। तो वेलफेयर कंसीडरेशंस आर एम्बेडेड इन व्हाट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो याद रखें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना कि क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, वैसे ही हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, राइट। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, उसकी बातें यहाँ पे की जाती है, राइट। एंड याद रखें, इट इज डन फॉर वेलफेयर। वेलफेयर मतलब क्या, दूसरों के भलाई के लिए हम ये सारे के सारे क्या बताइए, दूसरों के भलाई के लिए हम जो है है ना, दूसरों के भलाई के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे स्टेटमेंट्स लेते हैं, ठीक है ना। मैं इंद्रेश सर के भलाई के लिए बोलना चाहता हूँ कि सर अब अगर आपने ऐसा कमेंट किया तो आप भी सब ब्लॉक हो जाएंगे हमारे क्लास से, ठीक है ना इंद्रेश सर। चलिए आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट देखें। यस, हाँ, आगे बढ़े, अगली बात है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है ये बताता है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इश्यूज है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडे लगा दो, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडों को आपको लगा देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बोलते हैं दोज इश्यूज विच अराइज, प्लीज ध्यान देंगे, दोज इश्यूज विच अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड आर विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम्स बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है और जो और मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, वो प्रॉब्लम्स होती है आपके ऑपरेशनल इश्यूज या इंटरनल इश्यूज। इसे सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडे लगा दो। एंड यहाँ पे देखिए, जो एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडों को लगा दो। सो याद रखें, आपके जो एक्सटर्नल इश्यूज है ना, दीज आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। एक बार फिर से सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए प्लीज। मुझे बताइए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कि जब हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम होगा ना तो इकोनॉमिक्स के फंडों को यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। बोलते हैं इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, दो प्रकार की। इंटरनल, आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम कैसे होंगी, दो प्रकार की, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉब्लम के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स लगा दो, एक्सटर्नल प्रॉब्लम के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स लगा दो, खत्म होगी बात, ठीक है ना। यही है स्कोप, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम यही चीजें करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे।
अब मैंने यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो कि एमसीक्यू इंस्टीट्यूट पूछता है। आपको सवाल आता है कि टैक्सेशन इन्वॉल्व्स विच एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब जब गवर्नमेंट टैक्सेशन की पॉलिसी बनाता है तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये फेयर होनी चाहिए। तो याद रखें इसका एमसीक्यू का आंसर होता है फेयरनेस, कि टैक्सेशन की पॉलिसी बनाते वक्त हमें ना फेयरनेस को फॉलो करना है। मतलब कि अमीर और गरीब दोनों से अगर सेम टैक्स लगाएंगे तो सही बात नहीं है, अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूलो, गरीबों से कम लो या लो ही मत, यही चीज़ फेयर होगी। ऐसा फेयर मतलब गोरापन नहीं, छोले भटूरे, इक्वालिटी वाला फेयर, ठीक है। अगली बात है इन अ टू गुड इकोनॉमी। देखो ये जो लाइन है ना हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं है पर इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा हुआ है, तो याद रखें इन अ टू गुड इकोनॉमी, यस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लिखे, प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना, इट रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ अदर गुड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करके कॉन्सेप्ट है, वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, आपको 11वीं 12वीं में पहले होगा। बोलते हैं अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि एक इकोनॉमी में 2 ही गुड्स बन रहे हैं, तो अगर मैंने एक गुड्स के 100 यूनिट बनाए तो फिर दूसरे गुड के कितने यूनिट बनेंगे, ये बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। आगे बढ़े, अगली बार देखें, अब वाइज इंडिविजुअल, याद रखें, अब वाइज इंडिविजुअल और सोसाइटी लाइक्स टू प्रोवाइड फॉर इट्स ग्रोथ और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी, चीज़ों को प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़े फ्यूचर में। तो आज और कौन से गुड्स बनाने पड़ेंगे, आज हमें और कैपिटल गुड्स बनाने पड़ेंगे, आज हमें और कैपिटल गुड्स बनाने पड़ेंगे। छोले भटूरे ढोकलो, जल्दी वीडियो को लाइक ठोकेंगे अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कम ऑन, यस। तो अब होता क्या है ना कि जब हम ये इस तरह से पढ़ते हैं ना तो हमें अब चीज़ें पूरी फिट हो जाती है माइंड में, इसलिए मैं ये तरीका लेके आया हूँ। चलिए कम ऑन, यस, जल्दी मुझे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, मैं आगे बढ़ूँ, कम ऑन, यस यस यस, चलो क्या मैं आगे बढ़ूँ, यस एंड नो, ओके। चलिए हाँ इधर आइए, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये नया डब्बा इंस्टीट्यूट ने आपके बुक में डलवाया हुआ है, एक एक करके चलेंगे। तो हम जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्रेम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को बेटा फ्रेम करते हैं, मतलब फ्रेम मतलब बनाना, फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। कैरेक्टर बोलते हैं इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ना वो माइक्रो और मैक्रो दोनों की बातें करता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें ज्यादा करता है, क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं। आगे बढ़े, हाँ, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एंटिटीज, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन में अप्लाई नहीं होता, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। आगे बढ़े, इकोनॉमिक्स, देखो ये लाइन बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स जो है ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव दोनों होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है अगर आपको पूछा तो भैया बोलना नॉर्मेटिव होता है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सजेस्ट करता है कि बिजनेस में प्रॉब्लम आया ना तो उसे कैसे सॉल्व करे, कौन से इकोनॉमिक्स के फंडे से उसे सॉल्व करे। ऐसा आप समझ पा रहे बात। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, स्कोप बोलते हैं इकोनॉमिक्स का ज्यादा वाइडर स्कोप है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स में कवर्ड है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ जो बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड चीजें हैं ना वो कवर्ड है, तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का नैरो स्कोप होता है। आगे बढ़े, ब्रांचेस बोलते हैं इकोनॉमिक्स के मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो इकोनॉमिक्स का बच्चा है, बच्चा, और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, पप्पा है, पप्पा। आप समझ पा रहे क्या बात, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के का बच्चा है, बस वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बढ़े, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है, वी आर कंसर्न ओनली विथ द प्रॉफिट थियरी। याद रखें, बिजनेस इकोनॉमिक्स में वी आर कंसर्न ओनली विद प्रॉफिट थ्योरी, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैसे जो है बेस्ट वे में रिसोर्सेज यूज करेंगे, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें इकोनॉमिक्स के फंडों को अप्लाई करो। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगली बात है एनालिसिस। तो हम यहाँ पे मैक्रो लेवल के इश्यूज भी हम एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो लेवल के ही, बिजनेस एक इंडिविजुअल बिजनेस लेवल पे ही यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, इसलिए माइक्रो लेवल की चीज़ें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ओनली ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मतलब बिजनेस प्रॉब्लम के ओवरऑल नजरिए से देखते हैं एक इंडिविजुअल बिजनेस के प्रॉब्लम को, ठीक है। एंड फाइनली वैलिडिटी ऑफ अजम्पशन बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं हम, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट होता है।
इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, राइट। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में जब हम बिजनेस के प्रॉब्लम में इकोनॉमिक्स के फंडों को अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत से जो अजम्पशंस हमने पहले लिए थे वो अप्लाई नहीं हो पाते बराबर। बोलते हैं सम अजम्पशंस बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड, ठीक है ना। तो जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में बोलते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, अज्यूमिंग अदर थिंग्स अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। पर ये जब कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड मैं रियल बिजनेस में लगाऊंगा तो वहां पे तो मैं ये अजम्पशन नहीं ले सकता ना, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट ऐसा। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बहुत अजम्पशन पे बेस्ड है, लेकिन जब मैं ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को बिजनेस के प्रॉब्लम में अप्लाई करता हूं तो बहुत से अजम्पशंस मेरे वर्क ही नहीं कर पाते, इसका ये मतलब है। डन, यूनिट 1 हमारा खत्म होता है। चलिए डन है बात गाइस, कम ऑन। तो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 यूनिट 1 इज ओवर। यस, आइए इधर अब यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं हल्का सा स्पीड अप बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, अभी अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, कम ऑन। यस, तो अब यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, है ना। आइए देखेंगे, पहली बात बोलते हैं एवरी इकोनॉमिक सिस्टम हैज टू डील विथ सेंट्रल प्रॉब्लम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। बोलते हैं हर प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम को, हर प्रकार के इकोनॉमी, हर प्रकार के कंट्री को ये रिसोर्सेस का स्कैर्सिटी होता ही है। वांट्स अनलिमिटेड है पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है ना। तो इसके वजह से हमारे 4 प्रकार के ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स या 4 प्रकार के सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड चौथा होता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट टू प्रोड्यूस ये बोलता है कि हमें कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए, है ना, और कितने क्वांटिटी में बनानी चाहिए ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पहले क्या बनाऊं, दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, कौन से टेक्निक को यूज करूं, क्या मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना चाहिए, मशीनरी ज्यादा यूज करनी चाहिए प्रोडक्शन करने में, या लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपके इकोनॉमी में रिसोर्सेज कौन से हैं, कौन सी चीज को यूज करने का खर्चा कितना है। आगे बढ़े, अगली बात है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमारे इकोनॉमी में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो पहले किन प्रकार के लोगों के वांट्स को पूरा करें, कैसे गुड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में, पहले किसकी इच्छाओं को पूरा करें। एंड फाइनली व्हाट प्रोविजन, मतलब क्या सेविंग्स हमें हमारे फ्यूचर के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कुछ रिसोर्सेज को बचा के रखना है। अगर आज ही सब खत्म कर देंगे तो फिर फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा। तो इसलिए हमें कितना सेविंग, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमारे फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, ये भी हमें सोचना बहुत जरूरी होता है। सो दीज आर दी 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये आता है बेटा सवाल, डैश रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन गुड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। ये क्या है बताओ, कमॉन। यस, इसे क्या बोलते हैं, ये कमॉन जल्दी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम का आपको डेफिनेशन दिया गया है, इस पे इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है। मैं जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिख रहा हूँ ना, मोस्टली सब एमसीक्यू वाले सेशन ही है, ठीक है ना। मोस्टली जो है सारे एमसीक्यू वाले सेशन ही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, अगली बात, ठीक है ना। अगली बात गाइस देखेंगे नेक्स्ट। तो इकोनॉमिक सिस्टम का यहाँ पे क्या दिया, आपको डेफिनेशन दिया है, राइट, कि जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है हमारे इकोनॉमी में रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारी की सारी एक साथ इकोनॉमिक सिस्टम कहलाती है। बस आगे बढ़े, बोलते हैं 3 प्रकार की इकोनॉमीज होती है दुनिया में, या तो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक या मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पे सब लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सोशलिज्म में क्या होता है, मटेरियल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट। तो सारे जो मटेरियल है, रिसोर्सेज है, सारे मटेरियल रिसोर्सेज मतलब सारे मेजर, मटेरियल मतलब क्या यहाँ पे मेजर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट, या इसको ही सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोल सकता हूँ। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारे मेजर रिसोर्स गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखता है और लोगों के भलाई के लिए उसे फिर बाद में यूज करता है। इट यूजेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड फाइनली मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है दोस्तों, दोनों बोथ द मार्केट्स एंड दी गवर्नमेंट, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज होते हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। चलिए तो एक एक करके चलेंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को क्या बोलते हैं बताइए। इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं, राइट। इसको हम लेजेस फेयर, इसे हम लेजेस
इसे हम लेजेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। लेजेस फेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेटा गवर्नमेंट आके नहीं बताता कि क्या बनाना है, क्या प्राइस रखे, कितनी क्वांटिटी बनाना है, कैसे बनाना है। ये सारी बातें, ये जो 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट आके सॉल्व नहीं करता। कहाँ पे? कैपिटलिज्म में। सारी चीज़ें मार्केट के हाल पे छोड़ दी है। मार्केट के डिमांड सप्लाई के फोर्सेस बताएंगे कौन सी चीज़ बनानी है, कितना क्वांटिटी में, क्या प्राइस सेट करना है। ठीक है ना। इसलिए इसे बोलते हैं चीजों को अपने हाल पे छोड़ देना, लेजेस फेयर इकोनॉमी, है ना। तो इसे मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इसे बोला जाता है। अच्छा, अगली बात, ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना, इट इज रन बाय इनविजिबल हैंड्स। ठीक है ना, इट इज रन बाय इनविजिबल हैंड्स। बोलते देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट आके कुछ प्लानिंग करके नहीं दे रहा है, तो इकोनॉमिक चल कैसे रही है? बोलते डिमांड सप्लाई के जो इनविजिबल हैंड्स है ना, डिमांड सप्लाई के जो इनविजिबल हैंड्स है, वो इस इकोनॉमी को चला रहे हैं सब। तो याद रखे, डैश इज द इकोनॉमी विच इज रन बाय इनविजिबल हैंड्स। क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते हैं यहाँ पे ऑल मीन्स, मीन्स मतलब क्या होता है बेटा? रिसोर्सेस। All resources of production are owned and controlled by the private individuals for profit, right? इन शॉर्ट याद रखें, इन शॉर्ट क्या बताइए? हाँ, इन शॉर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने नाम से जो रिसोर्स चाहे वो खरीद सकते हैं। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट प्रॉफिट मोटिव इट इज ड्राइविंग फोर्स। मतलब कि यहाँ पे लोग काम करने का मोटिवेशन क्या है लोगों का? प्रॉफिट कमाना। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जितना माल बनाएंगे, जितना बेचेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यूएसए, यूके, हांगकांग में जो है मोस्टली आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो होता है, लेकिन ये बेटा कोई प्योर कैपिटलिज्म नहीं है। यहाँ पे कैपिटलिज्म के ज़्यादातर फीचर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल्स में लिखा जाता है। आगे बढ़े, अगली बात, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। बोलते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसी होती है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात देखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रॉफिट मोटिव जो है, इट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ, क्या बताइए, ऑफ दिस इकोनॉमी। मतलब यही प्रॉफिट कमाना, यही मोटिवेट करता है लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने मर्जी से जो चाहे वो रिसोर्सेज खरीद सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड इकोनॉमिक चॉइस, आप जो बिजनेस चाहे चालू करो, जो इकोनॉमिक चॉइस आपको करनी है, जो खरीदना है खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऑब्वियसली इलीगल नहीं करना है। कंज्यूमर सॉवरिटी, मतलब क्या? कंज्यूमर इज द किंग। मतलब जो कंज्यूमर बोलेगा बेटा वो चीजें पहले बनेगी, तो कंज्यूमर इज द किंग। ये होता है कंज्यूमर सॉवरिटी, है ना। पूरा फ्रीडम दिया है, तो कंज्यूमर्स को जो चाहिए रहेगा, प्रोड्यूसर्स वही चीजें पहले बनाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ही माल बेच के पैसा कमाना है। नेक्स्ट, अगली बात है कंपटीशन। आपको एक सवाल आता है कि देखो, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, प्लीज ध्यान देना, एमसीक्यू, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम इज व्हाट? इट इज कंपटीशन। मतलब कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या है? मतलब कि इस प्रकार के इकोनॉमी में सब लोग बराबर से कैसे काम करते हैं? बोलते हैं कंपटीशन के प्रेशर के वजह से। सो द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ मार्केट सिस्टम इज व्हाट? इट इज कंपटीशन। यहाँ पे इतना इंटेंस कंपटीशन होता है कि यहाँ पे जो सेलर अगर ढंग से काम नहीं करेगा, अपने आप उसका माल बिकना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या है? एक बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट, अगली बात है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं कि भाई देखो, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस, प्लीज याद रखें, हाँ जी, तो ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय व्हाट? यस, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय, ठीक है ना, आर गाइडेड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, आर गाइडेड बाय द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, है ना। तो कंज्यूमर्स जो है ना, एंड क्या बताइए, एंड प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म, राइट, ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो याद रखें, यहाँ पे सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है ना, वो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं। और प्राइस मैकेनिज्म, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? कि मार्केट के जो डिमांड सप्लाई के फोर्सेज है ना, वो डिसाइड करेंगे कि क्या गुड सर्विस बनेंगे, कितने क्वांटिटी में बनेंगे, बस। ठीक है, तो याद रखें। हाँ, क्या बात डन है? मुझे बताइए कौन जल्दी। यस, क्या बात डन है? एक बार यहाँ तक आप देखें तो मुझे 1 मिनट दीजिए, है ना, थोड़ा सांस लेने का बस ब्रेक लेने दीजिए, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए।
यस, चलिए वापस आएंगे। हाँ, यहाँ पे ये डन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ये बस थोड़ा सा अपडेट कर लो। यहाँ पे ना कंज्यूमर प्रेफरेंस, यहाँ पे आएगा सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट। व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट? बोलते हैं यहाँ पे लोग ना अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मतलब के लिए सारी चीजें करते हैं, खुद कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए उसके लिए काम करते हैं, ठीक है ना। सो ऑल डिसीजंस आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म जो है अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करता है। गवर्नमेंट को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे कोई भी मार्केट के काम में। आगे बढ़े, अगली बात, पेज नंबर 1.5 आ जाएंगे, कम ऑन। सो अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं हमारे मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। चलिए पहली बात क्या बताओ, बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की वजह से ना कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है ना पूरा एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि कैसे हमारा माल ज़्यादा बिके, इसलिए, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, लोगों को अगर सस्ते दामों में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल गई तो उनका स्टैंडर्ड लिविंग भी अपने आप बढ़ जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट अगली बात है, नेक्स्ट क्या है बताओ कि ये इस प्रकार की इकोनॉमी जो गाइस क्या होती है, इस प्रकार की इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। क्या होती है? सेल्फ रेगुलेटिंग। मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट को खुद से आके कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग। ऑल रिसोर्सेज आर ऑटोमेटिकली एलोकेटेड। सारे रिसोर्सेज अपने आप जो है यूटिलाइज हो जाते हैं प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से। लेकिन याद रखें कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो ना ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही वर्क करता है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क? एक ऐसी कंट्री जहां पे आपके पास, जहां पे लोगों के पास पावर होता है टू चूज द लीडर, है ना। तो जैसे हमारे इंडिया में हम खुद वोट करते हैं सब लोग मिलके, और इससे हमारा लीडर, हमारा प्राइम मिनिस्टर वगैरह डिसाइड होता है। इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री होना। तो बोलते हैं जनरली डेमोक्रेसी के अंदर ही ये देखने को मिल सकता है। तो जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है पर कैपिटलिज्म नहीं चलेगा, लेकिन यूएसए में अगर कैपिटलिज्म है तो क्यों है? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कैपिटलिज्म का होना भी मुश्किल है फिर, ऐसा। नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। हर एक सेलर सोचेगा कि कैसे मैं मेरे ऑपरेशंस को एकदम एफिशिएंसी से करूं, कम से कम कॉस्ट में करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा कॉस्ट कम तो ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है। आगे बढ़े, बोलते हैं इट ऑफर्स, हाँ ये एमसीक्यू आता है, इट ऑफर्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन की एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन। याद रखें, इट ऑफर्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक डिसीजन पे एमसीक्यू आता है कि अगर तुमने अच्छे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए तो आपको इंसेंटिव, मतलब क्या आपका माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा पैसा कमा पाओगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, ज्यादा इनोवेशन करोगे, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करोगे तो आपका माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। बोलते हैं इट प्रिजर्व्स, प्रिजर्व मतलब क्या, सेव द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट। तो यहाँ पे सबको बेसिक राइट मिलता है, राइट टू फ्रीडम। तुमको जो काम करना है काम करो, जो चीजें खरीदने खरीदो, गवर्नमेंट आके टांग नहीं अड़ाता। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तुम्हें जो रिसोर्सेज खरीदने अपने मर्जी से खरीदो। इट एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। बोलते हैं कि इस प्रकार के इकोनॉमी में ना बेटा सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का बिजनेस चालू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी इकोनॉमी ही इस प्रकार की है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो दनादन बहुत प्रॉफिट कमा रही, तो उनको देख के बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं कि चलो हम भी एंटरप्राइज, हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी रिस्क उठाते हैं बिजनेस करने का, ठीक है। अगली बात है डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसके डीमेरिट्स या इसकी कमियां क्या है? पहली बात बोलते हैं वास्ट इकोनॉमिक इन इक्वालिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अमीर गरीब के बीच यहाँ पे बहुत फासले होते हैं। देयर इज सोशल इनजस्टिस, मतलब अमीरों की ही सारी बातें सुनी जाती हैं, गरीबों को पे कोई ध्यान नहीं देता। इट स्प्लिट्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बताओ, ये प्रॉब्लम है। एंड इट इग्नोर्स, है ना, ये प्रकार की इकोनॉमी क्या करती है, इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। तो लोगों के भलाई के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, हर एक व्यक्ति यहाँ पे खुद अपना पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे गवर्नमेंट जो ना सबको प्रॉपर्टी राइट दे रहा है कि तुमको जो रिसोर्स खरीदना खरीदो, पर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जा रहा। व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन इस इकोनॉमी में क्या होता है, अमीरों की ज्यादा सुनी जाती है, गरीबों का कोई सुनता ही नहीं, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे बैंड बज जाती है। आगे बढ़े, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है।
एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? गलत फायदा उठाना। किसका? बताओ, लेबरर्स का, कंज्यूमर्स का। क्यों होता है एक्सप्लॉयटेशन? क्योंकि यहाँ पे ना हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो लेबरर से जानबूझ के कम पैसों में ज्यादा काम करवाएंगे, कंज्यूमर्स को झूठ बोल के कुछ भी प्रोडक्ट बेच डालेंगे ताकि बस प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए, ठीक है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स, हड़ताल वगैरह ज्यादा होगी। लेबरर बोलेंगे भैया हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, पर सैलरी बढ़ाएंगे नहीं ज्यादा क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाएगा। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कभी भी जॉब से आप निकाले जा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है। तो जब जरूरत होगी रखेंगे, नहीं जरूरत तो भैया निकलो, है ना, जॉब से निकलो, ऐसा। रिसोर्स का मिस एलोकेशन, रिसोर्सेज बराबर से यूटिलाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लग्जरी गुड्स जो है वो ज्यादा बनेंगे, क्योंकि लग्जरी गुड्स बना के प्रॉफिट ज्यादा कमाया जाता है। लेकिन जो वेज गुड्स है, वेज गुड क्या होते हैं? जो लेबरर्स होते हैं बेटा, वो अपने छोटे से वेजेस से जो चीजें खरीद सकते हैं, वेज गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वेज गुड्स जो है वो ज्यादा नहीं बनते। यहाँ जो मेरिट गुड्स हैं, जो हमारे सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, वो जैसे आपका एजुकेशन, जैसे कि हॉस्पिटल, वो राइट क्वांटिटी में नहीं बनते। मतलब यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल बनेंगे पर बहुत महंगा सर्विस वहाँ पे होगा, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगली बात है अनप्लान्ड प्रोडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट तो बैठा नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी अलग से प्लानिंग नहीं करता कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। इसके वजह से कभी भी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ सकती है, कभी भी रिसेशन का प्रॉब्लम यहां पे आ सकता है, जिसके वजह से जो है क्या बताइए, लॉट ऑफ ह्यूमन मिजरी, मतलब लोगों को बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है इस प्रकार के इकोनॉमी में। बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी आपके वेस्ट होते हैं, क्योंकि हर एक सेलर क्या करता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है एडवर्टीजमेंट करने में। भैया हमारा माल खरीदो, हमारा गुड सर्विस खरीदो, इसमें ही टाइम पास होता रहता है, बहुत पैसा खर्चा होता है। और सेम प्रकार के गुड्स के लिए मल्टीपल सेलर पैसा खर्चा करता है एड्स पे, इसलिए पैसा वेस्ट होता है एड्स करने पे। अगली बात है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, तो यहाँ पे मोनोपोली वगैरह काफी बन सकती है ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इससे क्या होगा, जो बड़े कंपनी है वही बचेंगे मार्केट में, और छुटपुट कंपनी मार्केट के बाहर हो जाएंगे। एंड फाइनली देयर इज एक्सेसिव मटेरियलिज्म। अरे भाई साहब, है ना, जैसे कि बेटा आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो भी जनरली मटेरियलिस्टिक थी, है ना। जरूर नहीं कि बेटा लड़के ही हो, लड़के भी हो सकते हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब क्या, जो लोगों को सिर्फ चीजों से प्यार है, उनको इमोशंस की उतनी कदर नहीं है ना। तो इसे बोलते हैं मटेरियलिस्टिक होना। तो एक्सेसिव मटेरियलिज्म होता है यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन ना खुद कैसे प्रॉफिट ज्यादा कमाए, बस वही सोचता है। वो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचता, वो बाकी लोगों के बारे में यहाँ पे सोचा नहीं जाता। तो रिसोर्सेज गलत प्रकार से यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। एनवायरनमेंट की बैंड बजती ना, बोले बजने दो, हमें हमारा प्रॉफिट देखना है, ऐसा यहाँ पे लोगों की सोच होती है, ठीक है। अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट है हाउ डू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सॉल्व दैट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमने क्या करना है, कमॉन, ये जो हमारा यूनिट 2 है ना, ये जो हमारा, प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो हमारा यूनिट 2 है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले ये 3 प्रकार की इकोनॉमीज देखते हैं, और हर एक इकोनॉमी में देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, और वो इकोनॉमी कैसे अपने सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, ठीक है ना। तो आप देखिए, हाउ डू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यूजेस द इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ, इम्पर्सन मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूरा क्या बताइए, सब मार्केट मिलके जो है क्या कर रहा है, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यूजेस द इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ व्हाट, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। हाँ, और दी और दी क्या बताइए भगवान जी, हाँ और क्या बताइए, और आपका मार्केट मैकेनिज्म बोलो या प्राइस मैकेनिज्म बोलो, और दी मार्केट मैकेनिज्म टू सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स, है ना। अब डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, बोलते हैं कि क्या हमें प्रोडक्शन, पहले हम क्या चीज़ें बनाएं, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कंज्यूमर के स्पेंडिंग पे। बेटा जो चीज़ों पे कंज्यूमर खर्चा करने को रेडी है ना, वो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूसर्स पहले बनाएंगे, क्योंकि लोगों को पैसा होना, ऐसा। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, भैया कंज्यूमर जो चीज पे खर्चा कर रहा हो खरीदो, ऐसा। नेक्स्ट अगली बात है डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, बोलते हैं कौन सा मेथड यूज करें प्रोडक्शन का। बोलते हैं देखो सिंपल बात है, द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, विल हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब क्या है, मतलब समझो अगर हमारे देश में लेबरर्स को यूज करना अगर सस्ता है, चीप है, तो फिर हम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे। अगर जो है मशीनरीज आसानी से अवेलेबल है, वो सस्ते दाम में चीजें उस मशीन से बन सकती हैं, तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे। जो रिसोर्स, जो फैक्टर यूज करना सस्ता पड़ रहा ना भैया, वो तरीका अपनाओ, ऐसा। नेक्स्ट अगली बात है फॉर होम टू प्रोड्यूस, बोले पहले किसके लिए प्रोडक्शन करें, पहले किसकी इच्छा को पूरी करें। बोलते देखो सिंपल बात है, कंज्यूमर्स हु हैव, है ना, कंज्यूमर्स हु हैव, क्या बताइए, हु हैज बाइंग कैपेसिटी, याद रखें,
बोलते देखो हमारे देश में जो कंज्यूमर्स के पास बाइंग कैपेसिटी है ना, चीज़ों को खरीदने की क्षमता, उनकी इच्छा पहले पूरी करो। क्यों? क्योंकि उनसे ही पैसा मिल सकता है, उनसे ही प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा बोलते हैं हायर द इनकम, हायर द बाइंग कैपेसिटी एंड हायर द डिमांड फॉर गुड्स। तो बाइंग कैपेसिटी के बेसिस पे सॉल्व होता है प्रॉब्लम होम टू प्रोड्यूस का। आगे देखें, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिए, हायर द इंटरेस्ट रेट हायर द सेविंग। बोलते हैं सेविंग कितनी होंगी, बोले अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो लोग ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बोले अगर बिजनेस को करके अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की संभावना है तो लोग बिजनेस में पैसा भी ज़्यादा लगाएंगे। याद रखें, इन्वेस्टमेंट शब्द में जब मैं बोलता हूँ तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में कैपिटल गुड्स खरीदता है, मशीनरीज खरीदता है फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए, इसे ही हम इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात नेक्स्ट आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ध्यान देंगे, बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है इसे बेटा हम कमांड इकोनॉमी, इसे हम कमांड इकोनॉमी, इसे हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या इसे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। राइट, आगे बढ़े। बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, याद रखें भाई, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका कार्ल मार्क्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको दिया था कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने। ये कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने। किसमें, एक बुक, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके एक बुक लिखा था इन्होंने, उसमें ये दिया गया था। कौन से ईयर में दिया था बताइए, तो ये दिया था बेटा 1848 में। कब दिया था बताओ, 1848 में। आगे बढ़े, बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन इज डन बाय द गवर्नमेंट एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो लोगों के भलाई के बारे में सोच के यहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है। यर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, है ना, फॉर क्या बताया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है ना, ओके। रुकेंगे एक मिनट, एक मिनट फिर से, एक ऐसा बीच में एक मिनट का बस ब्रेक लें दो, ताकि मैं थोड़ी है ना, ताकि हम थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है। ठीक है ना, ओके, एक मिनट का बस मुझे ब्रेक दीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, एक मिनट बस। हाँ, सुनिए बात ध्यान से, ये ना बेटा एक एमसीक्यू आता है, ध्यान दीजिए। आखिरी पॉइंट देखें, यर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ये ना एक एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हम गुड सर्विसेज बनाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, नहीं। यर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फॉर यूज। तो डायरेक्टली लोगों के यूज़ के लिए हम गुड सर्विसेज यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है। ऑब्वियसली कुछ पैसा लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो यहाँ पे कलेक्टिव, क्या बताइए, यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है किसकी, बताओ। यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है आपके रिसोर्सेज की, मतलब कि सारे के सारे, क्या बताइए, हमारे सारे के सारे जो है मतलब हमारे देश के जो लोग हैं ना, वही लोग जो है यहाँ पे रिसोर्सेज को ओन कर रहे हैं। लेकिन क्या बताइए, हमारे जो देश के लोग हैं ना, वही रिसोर्सेज को यहाँ पे ओन कर रहे हैं, लेकिन क्या, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। ओके, डन है बात। तो याद रखें, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आपका सोशल ओनरशिप। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा सोशल ओनरशिप, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यर द रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय, है ना। हम सोशलिज्म में ऐसा लिख सकते हैं, सोशलिज्म में रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय होल कम्युनिटी। होल कम्युनिटी मतलब पूरे देश के जो लोग हैं सबका है, किसी भी एक व्यक्ति के फादर नहीं, सबके फादर का है बेटा रिसोर्सेज ऐसा। इट इज ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट,
रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट, और स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट। ठीक है ना बात, ओके आगे बढ़े। अगली बात देखें, यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग होती है ना, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्लान करता है कि रिसोर्सेज को हमें किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। यहाँ पे एब्सेंस होता है कंज्यूमर चॉइस का, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर से पूछा नहीं जाता कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, गवर्नमेंट खुद सोचता है कि लोगों के भलाई के लिए क्या अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं मरेगा। हाँ, लेकिन तुमको हम पूछेंगे नहीं कि क्या बनाना है, गवर्नमेंट खुद बताएगा क्या बनेगा। ठीक है, राइट टू वर्क इज ऑल्सो गारंटीड, सबको कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा ही, लेकिन क्या काम मिलेगा, इट इज लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट जो जो जॉब्स अवेलेबल करवाएगा उसी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कैपिटलिज्म में नहीं हो रहा था, यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे बढ़े, बोलते हैं देयर इज मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, तो प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट फोर्सेस का उतना कोई काम नहीं है, इनका सिर्फ सेकेंडरी रोल होता है। हाँ, बस यहाँ पे क्या होता है कि देखो पहले चीज़ों का प्राइसेस क्या रहेगा, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करता है, इसे बोलते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस। तो याद रखें, क्या बताइए, द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन सोशलिज्म आर एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस विच आर सेट बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो मार्केट में जब हम प्राइसेस गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करता है ना, मार्केट डिमांड सप्लाई को नहीं देखते, खुद डिसाइड करता प्राइसेस, इसे एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस बोलते हैं, राइट। लेकिन मार्केट का डिमांड सप्लाई कब यूज होता है, फॉर डिस्पोजल ऑफ अक्यूमुलेटेड स्टॉक। समझो बेटा कोई चीज गवर्नमेंट ने बनाई थी पर वो बिकी ही नहीं ज्यादा, समझो टी शर्ट बनाए थे, 1000 टी शर्ट ऐसे ही पड़े हैं स्टॉक में, बिकी नहीं रहे, 4-5 साल हो गए, तो बोले एक काम करो, अब इसका मार्केट का डिमांड सप्लाई का देखो कि मार्केट के हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए और उस पे उसको बिड डालो। इसलिए प्राइस मैकेनिज्म का सेकेंडरी रोल है यहाँ पे, प्राइमरी रोल नहीं है। प्राइमरीली चीजों का प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़े, देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही सारा का सारा मेजर बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अगली बात है मेरिट्स, इसके अच्छी बात है सोशलिज्म की क्या है, प्लीज ध्यान देंगे। यहाँ पे बेटा होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे जो इनकम है, वेल्थ है, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड प्रोविजन ऑफ व्हाट, एंड प्रोविजन ऑफ व्हाट, ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, डैश। अगला क्या है, बोलते हैं यहाँ पे जो है गाइस, यहाँ पे जो है रैपिड मतलब क्या, फास्ट, रैपिड एंड बैलेंस जो में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से प्लान करके चलता है रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, राइट। यहाँ पे जो है देर इज बेटर यूटिलाइजेशन, देर इज बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, क्योंकि पहले से प्लान करके हम चल रहे हैं, तो इसलिए हर प्रकार के वेस्ट को पहले से ही हम अवॉइड करते हैं कि वेस्ट हो ही ना हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा, ऐसा। ठीक है ना, आगे बढ़े, सिंस कंपटीशन इज एब्सेंट देयर इज नो वेस्टेज ऑन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, है ना, क्योंकि मल्टीपल सेल्स वाला सिस्टम ही नहीं है, सारा मेजर बिजनेस गवर्नमेंट खुद ही कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट पे फालतू खर्चा होगा नहीं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी इज मिनिमाइज्ड, बेरोजगारी यहाँ पे कम से कम होती है। बिजनेस फ्लक्चुएशन, है ना, बिजनेस फ्लक्चुएशन मतलब क्या, आपका बिजनेस साइकिल आने ही नहीं देते, आप समझे बात, बोलते हैं बिजनेस फ्लक्चुएशन आर एलिमिनेटेड। आपको ना बेटा ये एमसीक्यू आता है बिजनेस साइकिल चैप्टर में कि बिजनेस साइकिल क्या सोशलिज्म में आ सकता है, नहीं आ सकता, याद रखें, क्योंकि सोशलिज्म में तो पहले से ही प्लान करके चल रहे हैं ना कि प्रोडक्शन कितना करना है, तो याद रखें सोशलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल नहीं आते, बिजनेस साइकिल फ्री मार्केट इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है ना, ओके। अगली बात है स्टेबिलिटी इज ब्रॉट अबाउट एंड मेंटेन, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अपना गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन आने ही नहीं देगा, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, बट एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटालिटी, है ना। बेटा देखो जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं वो उतना ही पैसा कमाते जितना हम कमाते हैं, उनकी उतनी ही इनकम है जितनी हमारी है, तो सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, है ना। देयर इज क्या बताइए, क्लास वॉर, क्या बताइए, एंड अवॉइड्स, है ना, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्लास वॉर नहीं होता, है ना। क्लास वॉर मतलब क्या, क्लास मतलब यहाँ पे रिच एंड अमीर, अपन बोलते हैं ना रिच क्लास पुअर क्लास, तो यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में झगड़ा होता ही नहीं, क्योंकि ज्यादा रिच पुअर है ही नहीं, सब एक समान ही है सब। ठीक है ना, सो दिस एंश्योर्स व्हाट, बताइए कम ऑन, अगर सब लोग बेटा एक समान ही है तो फिर क्या होगा बताइए, कम ऑन, अगर सब लोग एक समान ही है, यहाँ पे सब लोग एक समान है तो क्या होगा, दिस एंश्योर्स क्या बताइए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो लोगों के भलाई के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, बात डन है, ओके। अगली बात है सोशलिज्म एंश्योर्स, यस, सोशलिज्म एंश्योर्स राइट टू वर्क, है ना, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग, सबको कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा, सबका एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग तो मेंटेन ही रहेगा। बोलते हैं सोशलिज्म में लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर व्हाट, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होने नहीं देते हम लेबरर्स का एंड कंज्यूमर्स का। ठीक है ना, हाँ, तो एक्सप्लॉयटेशन कहाँ होता है, कैपिटलिज्म में, कहाँ नहीं होता, सोशलिज्म में। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अ कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब क्या, ओवरऑल
प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, है ना। मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सिटीजन को ऐसा डर में जीने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को पता है कि गवर्नमेंट है हमारे लिए, हमको कुछ भी दिक्कत हो ना गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार की वैसी दिक्कत सिटीजन्स को नहीं आती। पर इसके डीमेरिट्स क्या है, इसकी कमियां क्या है, प्लीज देखेंगे। बोलते हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, मतलब क्या गवर्नमेंट का काम है ना, तो अननेसेसरली प्रोसेसेस बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे इनएफिशिएंसीज बढ़ती है। छोटे से छोटे काम को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डिले होता है काम करने में। करप्शन, भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी होगा। एंड फेवरेटिज्म, भैया जो लोग पैसा देंगे गवर्नमेंट बाबू को, जो पैसा देगा उसका काम पहले होगा, जो नहीं देगा भैया तू घर जा, है ना, तेरा काम हम 2-3 महीने बाद करेंगे, ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आगे बढ़े, इट टेक्स अवे द बेसिक राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, मतलब यहाँ पे लोग अपने मर्जी से रिसोर्सेज नहीं खरीद सकते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। याद रखें, बताओ, इट डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। बेटा तुम अगर ज़्यादा अच्छा काम करोगे तो ऐसे नहीं कि तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तुमने ज़्यादा अच्छा काम किया, खुद का बिजनेस चालू किया, ज़्यादा माल बेचा, बेचने ही नहीं देंगे तुमको ज़्यादा माल, ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या बताइए, आपको हार्ड वर्क का इंसेंटिव नहीं मिलता, ठीक है ना। बोलते हैं स्टेट मोनोपोलीज, बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की खुद की जो मोनोपोली बन जाती है ना, उसको ही कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है, और इससे सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप अपने मर्जी से, है ना, आप अपने मर्जी से, आपको जो चाहिए वो नहीं बनाता गवर्नमेंट खुद सोचता है कि क्या बनाना चाहिए, ठीक है। नो इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, अगर तुम ज्यादा भी अच्छा काम करो तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकेबल। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एमसीक्यू आएगा। डैश टाइप ऑफ इकोनॉमी इज अ मिथ, कौन से प्रकार की इकोनॉमी अब हो ही नहीं सकती दुनिया में, दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये एक मिथ है, एक मनगढ़ंत कहानी है। सर फिर चाइना यूएसएसआर, है ना, इसका जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे क्यों सोशलिज्म बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे सोशलिज्म के ज्यादातर फीचर दिखते हैं, ये प्योरली सोशलिस्टिक इकोनॉमीज नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, हाउ डू सोशलिस्टिक इकोनॉमी सॉल्व द सेंटर प्रॉब्लम्स। तो सोशलिज्म में क्या किया जाता है बताओ, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है ना, मतलब गवर्नमेंट, वो डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें ये लोग डिसाइड करते हैं। तो सारे सेंटर प्रॉब्लम्स यही जो है देखते हैं, ठीक है, ये लोग सॉल्व कर देते हैं। अगली बात, यहाँ पे ना बेटा ये जो डीमेरिट्स है ना, ये डीमेरिट्स के ऊपर एक एमसीक्यू आता है कि बोलते हैं, देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं कि सोशलिज्म इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ, है ना, सोशलिज्म इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब क्या है, मतलब कि सोशलिज्म क्या हम एकदम बेस्ट है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या, नहीं, सोशलिज्म में भी अपने खुद की डीमेरिट्स, इसके लिमिटेशन होते हैं। क्या ये बात क्लियर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कमॉन जल्दी, यस, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कमॉन जल्दी। ओके, तो ये लाइन को याद रखें कि सोशलिज्म इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म मिक्स्ड, ये एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इधर आइए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए, ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी में आएंगे। चलिए, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, आखिरी है प्लीज, मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। बोलते हैं इट इंक्लूड्स, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या बोलते हैं बताओ, इट इंक्लूड्स द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दोनों के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर अलाउड to do any type of economic activity that they want, but government क्या करेगा, government imposes measures to control and regulate। मतलब बोलेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स तुम्हें जो बिजनेस करना है करो, पर तुम्हारे काम पे निगरानी रखने के लिए गवर्नमेंट क्या रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगली बात है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अरे हाँ, एक मिनट रुको, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ना सोशलिज्म में नहीं आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये चीज़ ना बेटा कैपिटलिज्म में आती है, इसको एक मिनट हटाओ। ये जो डीमेरिट वाला मैंने पॉइंट बोला ना, यस बिल्कुल सही है, मिक्स्ड में आता है, यस सवाल आता है मिक्स्ड सॉरी, है ना, क्योंकि कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स है ना। तो याद रखें, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ, ठीक है ना। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी
इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है ना। सोशलिज्म में वो पॉइंट नहीं आता, ये इसमें आता है। मैं इसको ना बाद में एक बार फिर से ले लूंगा, ठीक है ना, वहां पे मत लेना, ठीक है, वापस आइए। हाँ, तो इधर आओ। हाँ, मैं बोल रहा था मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट विल इटसेल्फ रन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर खुद से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी करेगा, दोनों के पास कुछ कुछ रिसोर्सेज रहेंगे, ठीक है। अगली बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर निगरानी रखेगा गवर्नमेंट, है ना। पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट सारे बिजनेसेस कर रहा है। एंड आपका कंबाइंड सेक्टर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके जो है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जैसे टेलीकॉम में बीएसएनएल जो है गवर्नमेंट कंपनी है, और एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया का है, प्राइवेट कंपनीज है, ऐसा। तो इससे क्या है कि ये एक प्रकार से जॉइंट सेक्टर है या कंबाइंड सेक्टर है, ठीक है, ओके। अगली बात आती है आपके मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मेरिट्स मतलब क्या, अच्छी अच्छी बात है। बोलते हैं देखो मिक्स्ड इकोनॉमी बनता कैसे है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ना वो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, कम ऑन, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इन दोनों का मिश्रण होता है। इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी में बेटा इसकी जो अच्छाइयाँ है, कुछ अच्छाइयाँ कैपिटलिज्म से आती है, कुछ अच्छाइयाँ सोशलिज्म से आती है। आप समझे बात। तो यहाँ पे ये जो हमारी अच्छाइयाँ है ये आती है कैपिटलिज्म से, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है ये कुछ अच्छाइयाँ जो है ना बेटा ये सोशलिज्म वाले से आती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी इकोनॉमिक फ्रीडम है, फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंसेंटिव टू वर्क एंड कैपिटल फॉर्मेशन, जो बेटा ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा अपने बिजनेस में, अच्छा काम करेगा, उसका माल ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा पैसा कमा पाएगा वो। प्राइस मैकेनिज्म एंड कॉम्पिटिशन प्रमोट्स एफिशिएंट डिसीजंस एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म भी यूज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर रहा है, तो प्राइस मैकेनिज्म का फायदा यहाँ पे मिलेगा, रिसोर्सेज सही प्रकार से यूटिलाइज होंगे, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा, है ना। यहाँ पे भी कंज्यूमर सॉवरिटी होगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा। देखो अब आपको पूछे कि कंज्यूमर सॉवरिटी कहाँ है, कैपिटलिज्म में है कि मिक्स्ड में है, तो कंज्यूमर सॉवरिटी होता कैपिटलिज्म में है और उसके वजह से ही मिक्स्ड में आता है। तो अगर आपको पूछे कंज्यूमर सॉवरिटी कहाँ है, तो कैपिटलिज्म मिक्स्ड दोनों में है, लेकिन दोनों में से एक ही चुनना है तो बोलेंगे कंज्यूमर सॉवरिटी कैपिटलिज्म में है। क्लियर बात, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, इट गिव्स अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इट एंकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। देखो ये सारे एडवांटेजेस कहाँ से आए, कैपिटलिज्म से। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो, सॉरी एडवांटेजेस में जो सोशलिज्म से है वो वाला देखो, मुद्दे देखो। एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट भी तो प्लान करता है, तो उसका भी फायदा मिलेगा, है ना। कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी एज कम्पेयर टू कैपिटलिज्म, एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन ज्यादा होने की वजह से जो दिक्कतें आती है ना, वो दिक्कतें हम आने ही नहीं देंगे, उसे अवॉइड करेंगे ऐसे प्रकार के चीज़ों को थ्रू लेजिस्लेटिव मेजर्स। जैसे कि इंडिया में हमने क्या बनाया है, कंपटीशन एक्ट, कि जिससे मोनोपोली वगैरह ज़्यादा बन ही ना सके, तो कंपटीशन के जो बुरे असर है ना वो नहीं पड़ने चाहिए इकोनॉमी पे, ऐसा, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या है, मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। आगे बढ़े, अगली बात है आपके डीमेरिट्स देखेंगे। बोलते हैं यहाँ पे ना इसके प्रॉब्लम्स क्या है। अब सुनना, हाँ, यहाँ पे लाइन आता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म है सोशलिज्म। मतलब क्या है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या एकदम बेस्ट है क्या, क्या यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गलत। बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के भी खुद के डीमेरिट्स कुछ ना कुछ है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां है। इज दिस क्लियर, चलिए ध्यान देंगे। तो बोलते हैं एक्सेसिव कंट्रोल्स बाय द स्टेट, रिड्यूस्ड इंसेंटिव एंड कंस्टेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो बहुत बार गवर्नमेंट जो है ना वो जो रूल रेगुलेशन बनाता है ना उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चालू कर देता है प्राइवेट कंपनीज को, जिससे प्रॉब्लम आ सकता है। बोलते हैं पुअर इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग, बोलते हैं गवर्नमेंट प्लान करता तो है तुम्हारे जैसा, प्लान बनाया तो था सर पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वैसा गवर्नमेंट के साथ होता है। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, बेटा इंडिया में एक समय, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में एक समय ऐसा समय था पहले जब 97% का टैक्स रेट था, एक ऐसा समय था बहुत सालों पहले। मतलब तुमने अगर 1 लाख रुपए कमाए महीने के तो 97,000 गवर्नमेंट को दे दो और खुद रखो 3,000 रुपए, ऐसा हुआ करता। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जनरली टैक्सेशन रेट बहुत ज़्यादा, आज भी ज़्यादा इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी, तो आप लोग एफिशिएंटली काम नहीं करते जब गवर्नमेंट की बात आती है, तो यहाँ पे भी भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम हो सकता है, करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ भी हो सकते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट वगैरह के केस में, क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी है। अनड्यू डिलेस इन इकोनॉमिक डिसीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, मतलब अननेसेसरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। छोटा सा छोटा काम भी करना है तो गवर्नमेंट के 10-15 स्टेप से पहले फॉलो करो, फिर ही वो काम होगा। अरे भाई साहब
बहुत टाइम पास होता है। एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जनरली हमने देखा है कि गवर्नमेंट कंपनीज ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड फाइनली कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंटर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं बताइए। मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंटर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं, बोलते हैं इट यूजेस अ मिक्स ऑफ बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगा कैसे यूज करने हैं, कुछ रिसोर्सेज मार्केट डिसाइड करेगा कैसे यूटिलाइज करने हैं, खत्म। सो चैप्टर नंबर 1 हमारा होता है डन डनाडन डन। साथ ही साथ जो है मैं FMSM पढ़ाता हूँ बेटा सी इंटर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, तो ज़रूर आइए, ज़रूर पढ़िए हमसे, काफ़ी आपको मज़ा हम करवाएंगे क्लासेस में, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन, बाय बाय। एंड इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे हमने नोट्स डलवा दिए वाले, तो आप टेलीग्राम या तो इसको आप स्कैन करें या टेलीग्राम पे सर्च करें @CAMB सर, तो आपको हमारा जो है क्या मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। आई होप कि आपको जो है मज़ा आया होगा। एंड मिशन 90+ हमें नहीं भूलना है, हमें जो है सिर्फ पास नहीं अच्छे मार्क्स से पास होना है एग्जाम में। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगा है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।